हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज मैंने क्लास 12th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगत हम लोग उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में आते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को उप से संयोजी यौगिक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो चैप्टर है हमारा थर्ड और रासायनिक बलगत की चैप्टर, जो कि यूपी बोर्ड में टोटल आपका पूरा चैप्टर 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर यहाँ से आते हैं, 7 नंबर का ये पूछा जाता है। और मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल सारे आप लोगों को अब ये डिस्कस करने वाला हूँ पूरे चैप्टर के। ठीक है, ये 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं छोटे छोटे आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों का एक एक दो दो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इसीलिए 2-3 वीडियो लगेंगे, एक साथ नहीं बता रहा हूँ। और आप लोगों को एक साथ तैयार करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ, एक दिन 2 दिन में ये आप पूरा तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आज जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है इस चैप्टर का वो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए, इस टॉपिक के लेने के पीछे, ये आज समझाने के पीछे मेरा लॉजिक है, क्योंकि सारे जहां तक न्यूमेरिकल अगर आते हैं यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात करूंगा मैं, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा अलग है इस चैप्टर के आने का पैटर्न। ठीक है, यूपी बोर्ड में जो पैटर्न है वो इसी जो फॉर्मूला है वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि का, इसी से सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे, कल से इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक, ये जब भी पेपर में आएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, या तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करते हैं। आपको मैं सिखाता हूँ, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आप लोग करेंगे, वैसा ही उसी तरीके से बोर्ड कॉपी में आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो माना माना एक प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न प्रकार है। अब एक आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज इक्वल टू उत्पाद। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है और अपक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा वो क्या है, आपकी अपक्रिया की कोटि है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, अगर अपक्रिया का वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है तो वो आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, अब अपक्रिया वेग क्या है, तो एकांक समय में परिवर्तित अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, परिवर्तित अभिकारक पदार्थ की सांद्रता अपक्रिया का वेग कहलाती है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो प्रारंभ में, तो ये एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, तो प्रारंभ में सांद्रता। ठीक है, प्रारंभ में सांद्रता मान लेंगे यहाँ पर ए, और इसकी सांद्रता में परिवर्तन स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा। अब टी समय बाद, कुछ समय बाद जब अपक्रिया होने लगेगी तो अभिकारक क्या होंगे, उत्पाद में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो उनकी सांद्रता में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो टी समय बाद सांद्रता, अब कुछ देर बाद मतलब टी समय बाद सांद्रता, अब यहाँ पर परिवर्तन मान के चलिए इसका क्या हो गया, कुछ सांद्रता इसकी परिवर्तित होकर यहाँ पर क्या हो गई, एक्स हो गई। तो कितनी इसकी सांद्रता कितनी शेष बची,
ए माइनस ए थी, ए माइनस एक्स बची। क्यों? क्योंकि अब इस उत्पाद की सांद्रता एक्स हो गई है। ठीक है, इस समय बाद भाई अगर आप लोग सब्जी पका रहे हो तो स्टार्टिंग में जैसे ही रखोगे तुरंत थोड़ा पक जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद आधी अधूरी सब्जी तो पकी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सांद्रता क्या है, सांद्रता आप लोग यहाँ पर क्या होगा, तो टी समय बाद सांद्रता इसकी क्या हो गई, एक्स हो गई, मतलब कुछ अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो एक्स हो गई तो कितनी बची अब एक ही सांद्रता, ए माइनस एक्स बची। अब आपका यहाँ पर अपक्रिया वेग, ठीक है, अपक्रिया अपक्रिया वेग, ठीक, अपक्रिया वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि अपक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो प्रारंभिक मतलब एक ही सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये आपका अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो एक ही सांद्रता के समानुपाती। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपक्रिया वेग क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल ए। अब यहाँ पावर एक लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अगर शून्य कोटि की होती तो हम लोग क्या करते, वहां पर जीरो लिख देते, क्या करते, जीरो पावर लिख देते। अब यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे के आ जाएगा, और ए हम यहाँ ए का मान रख सकते हैं जो कि शेष सांद्रता है। ठीक है, शेष सांद्रता टी समय बाद सांद्रता, या आप यहाँ पर हो ए, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी समय बाद अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए माइनस एक्स। ठीक है, जहां के क्या है यहां पर लिख दीजिएगा आप, जहां के है आपका इधर ही लिख दीजिए आप, के क्या है, जहां के वेग जिसको हम लोग कहेंगे समाकलन स्थिरांक, या जिसको स्थिरांक मतलब नीतांक कहेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक है जिसे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, अब यही का निकालना है। अभी नीचे आपको दिख रहा होगा तो एक स्टेप आप डी एक्स अपॉन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को इधर ले आएंगे डी टी के पास, और डी टी को ऊपर ले जाएंगे के पास, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर यहाँ पर के इंटू डी टी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहां पर देखिए ध्यान से, समीकरण समीकरण 1 का समाकलन समाकलन करने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे समीकरण 1 का डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, टी का होगा, क्योंकि अब क्रिया में क्या होगा, समय भी लगेगा, सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो उन दोनों का चीजों का समाकलन होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन। अब देखिए यहाँ पर जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ उस पर आपको फोकस करना है, वही आपको याद करना है। अगर वो आपको याद रहेगी तो पूरा डेरिवेशन आपको ये बन जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो आपका आएगा, वैसे तो देखा जाए यहाँ पर आएगा माइनस इन लॉग ए माइनस एक्स, लेकिन हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपको समाकलन कराओगे, इनकी वैल्यू में रख दे रहा हूँ -2.303 लॉग ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, वैसे यहाँ पर आएगा क्या, एन आएगा। ठीक है, माइनस इन ए माइनस एक्स, और उसके बाद माइनस
इन की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2.30, ठीक है, 2.303 लॉग, वही आपका a माइनस एक्स वहां पर रखना पड़ेगा, इतना रहेगा ही, इतनी वैल्यू हम लोग इसकी रखेंगे इनकी। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है इक्वल टू के, और डी टी का जो समाकलन कराएंगे तो आपका टी आ जाएगा और प्लस सी। अब यहाँ पर सी क्या है, जहां सी समाकलन स्थिरांक या नीतांक, समाकलन नियतांक है, ठीक है। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा। अब इस वाले पोर्शन को आप लोग याद रखेंगे कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का जब भी समाकलन कराएंगे तो -2.303 लॉग ए माइनस एक्स ही लिखना है। अगर ये पोर्शन आपको भूल गया इतना तो आपको इक्वेशन करने में दिक्कत आएगी। तो ये आप लोग क्या करोगे, इतना आप रट्टा ही मान लोगे, याद ही रखोगे। डायरेक्ट यहाँ पर मैंने इनका मान रखा है, ठीक है, 2.303 लॉग ए माइनस एक्स, और यहाँ पर डी टी का समाकलन कराया प्लस की के सी क्या है आपका समाकलन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर यदि यदि आपका टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो मतलब समय जीरो, तो सांद्रता में परिवर्तन भी भाई साहब जीरो, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन भी जीरो। तो समीकरण समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, अब t और x के मान समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, तो -2.303 लॉग, अब x का मान यहां पर रखेंगे तो जीरो रखेंगे, a माइनस जीरो मतलब a आ जाएगा, लॉग a बराबर, अब ये वाला पद यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि t का मान रखेंगे जीरो, और जीरो को मल्टीप्लाई k में कराएंगे तो जीरो, और बचेगा आपका क्या, c। ये बात समझ में आ गई होगी, फिर से समझिएगा। मैंने क्या किया है आपका, मैंने यहाँ पर a माइनस एक्स है आपका, t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीकरण 2 में रखा, x की जगह पर हम लोग जीरो रखेंगे तो बचेगा क्या, केवल a बचेगा, तो ये पूरा पद हो जाएगा -2.303 लॉग a बराबर c। अब c कैसे आया, क्योंकि k इंटू टी की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा पद ये क्या हो जाएगा, इतना जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका c बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ गया c का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, c का मान, ठीक है, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में c का मान रखेंगे, देखिए ये है, तो समीकरण 2 में सब c का मान रखेंगे तो -2.303 लॉग a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस, अब यहाँ पर प्लस है, c का मान क्या है, ये है c का मान, तो c का मान क्या रखेंगे माइनस, तो यहाँ पर -2.303 लॉग ए, ये c का मान हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले पूरे पद को इधर ले आएंगे, इस साइड इक्वल के, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को पहले लिखेंगे प्लस लगा के, थोड़ा यहां से देखते जाइएगा आप, 2.303 लॉग ए माइनस, तो सी की वैल्यू हम लोगों ने रख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पद सी का मान रख लिया यहां से, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पद पूरा इधर ले आएंगे, ठीक है, ये जो माइनस का 2.303 लॉग ए है, ये वाला पद हम लोग इधर आ जाएगा। तो जब हमारा ये वाला पद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ए माइनस, ये आप पद लिखेंगे -2.303 लॉग 3 लॉग
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये आ गया इज इक्वल टू के टी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब यहाँ पर हम लोग 2.303 का कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। हम लॉग का भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब 2.3, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2.303 का कॉमन निकाला, बड़ा ब्रैकेट आप लगाएंगे, लॉग आपका क्या हो जाएगा ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आप यहाँ पर लॉग एन माइनस लॉग एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा इज इक्वल टू लॉग लॉग एन अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के बराबर आपका क्या होगा, के बराबर, अब देखिए टी इसके नीचे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन टी लॉग, अब देखिए जो ये लॉग ए है तो लॉग एन, और लॉग ए माइनस एक्स लॉग एम, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया। अब हम लोग इसको एक बार फिर से हम लोग लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप फिर से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या किया, आप लोगों को प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना था। तो सबसे पहले माना एक प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न प्रकार संपन्न हो रही है, ए माइनस उत्पाद, यहाँ पर ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ए आपका क्या है अभिकारक है, तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता ए है और उत्पाद की सांद्रता 0 है, क्योंकि अपक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। तो टी समय बाद, मतलब जब अपक्रिया शुरू हो गई तो कुछ देर बाद आपका उत्पाद की सांद्रता x हो गई, क्योंकि अपकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। इसके बाद इसकी शेष सांद्रता कितनी बची, ए की अपकारक की, ए माइनस एक्स मैंने मानी है। अब क्रिया वेग आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल ए, अब क्रिया वेग क्या हो परिवर्तित सांद्रता पर निर्भर करता है या एकांक समय में परिवर्तित सांद्रता, अब क्रिया वेग होती है। तो अब क्रिया वेग किस पर डिपेंड करेगा, अपकारक कितने अपकारक हैं, तो प्रोपोर्शनल ए उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो dx अपॉन dt अब क्रिया वेग है प्रोपोर्शनल ए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू ए, के यहाँ पर क्या है वेग स्थिरांक है, जिसको हम लोग वेग स्थिरांक कहेंगे, एक स्थिरांक है कांस्टेंट है जिसको हम लोग वेग स्थिरांक कहेंगे। टी समय बाद अब क्रिया का वेग कितना होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, हम ए की वैल्यू रख देंगे क्या, जो अब सांद्रता शेष बची हुई है ए माइनस एक्स, के आप लोग जानते हैं। अब dx अपॉन, देखिए ए माइनस एक्स को हम लोग यहाँ पर नीचे लाएंगे और dt को ऊपर ले जाएंगे और समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू dt, समीकरण 1, और समीकरण 1 का हम लोग क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। जब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, यहीं पर विशेष ध्यान देना, ये लाइन आपको रट लेनी है, यही लाइन अगर आप भूले तो आपको दिक्कत होगी, इसी लाइन को। तो dx अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन कराएंगे तो माइनस 2.303 लॉग ए माइनस एक्स आएगा। ठीक है, आता तो माइनस एन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे लॉग, हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे ए माइनस, पूरा मान रख देंगे इनका, लॉग ए माइनस वो सॉरी माइनस 2.303 लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, हम लोग टी का समाकलन dt का समाकलन कराएंगे तो टी आ जाएगा प्लस सी, सी क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है, सी क्या है समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, तो समीकरण दूसरे में हम लोग क्या कर देंगे इसके मान रखेंगे और वहां से c का मान निकालेंगे। देखिए t बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा पद के टी है वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो गया, तो जोड़ेंगे तो c आएगा, और x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर a माइनस एक्स की जगह, तो ये आपका क्या बचेगा लॉग a बचेगा, तो c का मान हो जाएगा माइनस 2.303 लॉग a। अब c का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, रख दिया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस आ गया क्योंकि माइनस का मान है, इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, फिर इसके बाद आपके सामने कैलकुलेशन कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। अब यहाँ पर कभी कभी क्या करता है वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ लेता है यूनिट, तो मात्रक देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए के बराबर इसका ये कांस्टेंट है संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है, टी का मात्रक सेकेंड होता है, और लॉग ए क्या है सांद्रता है। ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, स्मॉल ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और ये शेष सांद्रता है, तो दोनों सांद्रताएं हैं, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा
मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका समय सेकेंड, जो कि आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या प्रति सेकेंड मात्रक लिख सकते हो, प्रति सेकेंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रति सेकेंड प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन आप समझ सकते हैं। इसको अगर आप लोग एक बार लिख के करोगे, तैयार करोगे, तो ये डेरिवेशन अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो पर। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक होगा वो अगले वीडियो पर आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर के मैं बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे आपसे लगभग बन जाएंगे। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। तो न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है, तैयारी बेहतरीन करनी है, अपने नंबर अच्छे लाना है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंटिन्यू जो टॉपिक पढ़ाया जाए, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व करिए, उनको तैयार करिए और हमारी मदद लीजिए। जितना आप लोग मदद कर सकते हैं उतना आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ।